बच्चों की सेहत से जुड़ा हर सवाल माता पिता के दिल से जुड़ा होता है और जब बात पेट या लीवर की हो तो चिंता और भी बढ़ जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली पेट और लीवर संबंधित समस्याएं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ईशा जी। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद ईशा जी मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर प्रीति विजय राजस्थान की एकमात्र बच्चों की लीवर स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि बच्चों में इस तरह की समस्याएं जो होती हैं उसका कारण क्या है और हम इसके लक्षण किस तरह पहचान सकते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी सवाल है मैम के लिए तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270409 0141270499। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बताइए कि खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेट दर्द की समस्या बहुत आम होती है, आए दिन उन्हें पेट दर्द होता रहता है, तो क्या ये स्थिति गंभीर हो जाती है या इसे किस तरह पहचाना जा सकता है? बच्चों में पेट दर्द की समस्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक फंक्शनल, दूसरी ऑर्गेनिक। मतलब अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, फंक्शनल मतलब जो बच्चे बाहर का खाना खाते हैं जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, चिप्स एट्सेट्रा, जो बच्चे बहुत ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, उनमें ये समस्याएं चलती रहती है। या जिन बच्चों को कब्ज की समस्या रहती है उन बच्चों को पेट दर्द रहता है। जब तक घबराने की बात नहीं है, जब तक इससे जुड़ा हुआ कोई रेड फ्लैग साइन नहीं हो। क्या क्या रेड फ्लैग हो सकता है? अगर बच्चा आधी रात में उठ के पेट में दर्द बताता है, या फिर बच्चे को बार बार दस्त लगते हैं, दस्त में खून की समस्या रहती है, बार बार उल्टी रहती है, या बच्चे का वजन घटने लगता है। अगर इन सब समस्याओं के साथ पेट दर्द है तो तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैम, कौन से उम्र के बच्चों में ज़्यादा समस्या होती है? आजकल वैसे तो पेट दर्द की समस्या 2 साल से लेकर 18 साल तक हर उम्र के बच्चे में मिल सकती है, पर आजकल ये समस्या सबसे ज़्यादा जो देखी जा रही है 2 से 5 साल तक के बच्चों में, प्लस एडोलेसेंट एज जैसे कि 13 से 15 साल के बच्चों में, क्योंकि इन दोनों एज ग्रुप के बच्चों का जो खाना होता है वो ज़्यादा खराब होता है। जी मैम। यानी जो ज़्यादा बाहर का खाते हैं, जंक फूड वगैरह, और आपने बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, उनसे भी पेट दर्द की समस्या होने लगती है। जी। तो हम माता पिता से यही कहेंगे कि जितना हो सके आप बच्चों को कम बाहर का खिलाएं, और आइसक्रीम भी मेरे ख्याल में। जी मैम, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ एक बताना चाहती हूँ। 2 साल तक अपने बच्चों को मीठा ना खिलाएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे के जीवन के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 9 महीने माँ की प्रेगनेंसी वाले प्लस उसके बाद के 2 साल वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 2 सालों में हमें मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए, बिल्कुल नो शुगर पे रखना चाहिए। क्योंकि मैडम इस समय अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मीठा खिलाते हैं तो ये बाद की कंडीशन, बाद की जो लाइफ है उसमें जाकर वो उनको डायबिटीज़, बीपी, मेटाबॉलिक जितनी भी बीमारियां होती हैं और फैटी लीवर, इन सब समस्याओं से बच्चा ग्रसित हो सकता है। मतलब इसके इफेक्ट्स जो है वो बाद तक भी रहते हैं? जी मैम। शुरुआत में अगर हम बच्चे को ज़्यादा मीठा खिलाएंगे तो उसकी जो पैनक्रियाज, एक हमारी ग्रंथि होती है जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, वो एक इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है। वो इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को नियंत्रित रखता है। अगर हम शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा मीठा खिलाएंगे बच्चों को तो हमारी पैनक्रियाज जो ग्रंथि है वो अनियंत्रित हो जाएगी, इंसुलिन का कंट्रोल खराब हो जाएगा और जल्दी ही लाइफ में, मतलब हम ये बोल के चलते हैं कि बीपी और शुगर बुढ़ापे की बीमारियां हैं, 50 की उम्र में देखी जाती है। आजकल हम देख रहे हैं ये 15 साल के बच्चों में भी मिल रही है, 20 में भी मिल रही है, 25 में भी मिल रही है। तो इसका यही एक कारण है कि हम जीवन के शुरुआती दिनों में मीठा खिला रहे हैं और उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। यानी बच्चे अगर 2 साल के हैं, 2 साल तक हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का मीठा ना खिलाएं, चाहे वो चॉकलेट या हनी, किसी भी प्रकार का मीठा उन्हें नहीं खिलाएं। मैम, बात करते हैं हम जब नवजात बच्चों की बात करते हैं तो उनमें पीलिया जैसी समस्या बहुत आम हो गई है, तो ये इसे गंभीर कब माना जाए? क्या यह गंभीर समस्या है? अमूमन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 80% बच्चों में पीलिया पाया जाता है, बट ये हर किसी बच्चे में सीरियस नहीं होता है। किन माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है? जिन माता पिता के बच्चे समय से पूर्व हुए हैं
या फिर जिनके बच्चों का वजन कम है, 2.5 किलो से कम है, या जिनके माता और पिता के ब्लड ग्रुप में अंतर है, जैसे कि खासकर जब माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हों, या माँ ओ ब्लड ग्रुप की हो, तो उन माता पिता को खास ध्यान देने की आवश्यकता है। या फिर जिन बच्चों में जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर पीलिया आ गया है, तो उन माता पिता को जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। यानी पैदा होने के जस्ट 48 घंटे बाद ही अगर पीलिया 48 घंटे के अंदर अगर पीलिया आ गया है, जी मैम, तो इन पेरेंट्स को जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि पीलिया अगर हल्का है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीलिया का एक लेवल होता है, जैसे कि हम 2 किलो के बच्चे में 15 से ऊपर, 3 किलो के बच्चे में 20 से ऊपर अगर बिलिरुबिन लेवल रहता है, तो वो बिलिरुबिन दिमाग पर असर डाल सकता है और वो बच्चा जिंदगी भर के लिए दिमागी समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। तो इन माता पिता को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द ये संपर्क करें। यानी अगर हमें इसके संकेत सही समय पर नहीं मिले तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। हालांकि लेकिन ये दवाइयों से पूरी ठीक हो जाता है? नहीं, नवजात का जो पीलिया है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उसको हमें लाइट में रखना पड़ता है। एक फोटोथेरेपी लाइट होती है, एक स्पेशल टाइप की ब्लू लाइट, नीली लाइट होती है, उसके अंदर हमें रखना पड़ता है। सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें? मैडम, ये एक तरह का एक मिथ है। हाँ। ये एक बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर यूवी वोल्टेज होना चाहिए, और हमारी जो सनलाइट है उसमें UVA UVB ज़्यादा होती हैं, तो वो फायदे की जगह नुकसान करेंगी। अच्छा। तो सनलाइट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, धूप विटामिन डी के लिए ज़रूरी है, वो उसके लिए हम बच्चे को धूप में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से अस्पतालों में फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चों को? फोटोथेरेपी स्पेशल प्रकार की नीली लाइट होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है। बच्चे के लेवल के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कितना बिलिरुबिन लेवल है। 12 से कम अगर बिलिरुबिन लेवल है, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। 12 से 15 हम बच्चे के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि बच्चे का वजन कितना है, बच्चा कितने समय पर पैदा हुआ है। 15 से ऊपर हमें हर बच्चे में फोटोथेरेपी लगानी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, इसमें माँ जो फीडिंग कराती है बच्चे को, जो दूध पिलाती है, उसका बहुत रोल है। अगर शुरुआती दिनों में, जैसा मानते हैं कि शुरू के 2 से 3 दिन में अगर माँ बच्चे को कम फीड कराती है या ढंग से दूध नहीं पिलाती है या बच्चा भूखा रहता है, तो ये पीलिया होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अच्छा, तो मतलब जितना हो सके फीडिंग कराएं बच्चों को? जितना, जी बिल्कुल। ये माना जाता है पैदा होने के बाद आधा घंटे के अंदर अंदर माँ को अपना दूध बच्चे को पिला देना चाहिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है। और अगर ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, तो 4 घंटे के अंदर अंदर माँ को अपना दूध बच्चे को पिला देना चाहिए, और जितना हो सके बार बार माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। और अगर इस तरह से माँ अपना दूध पिला रही है तो बच्चे को पीलिया की समस्या नहीं होती है, या फिर उसका रिस्क कम हो जाता है? ये एक प्रकार का जॉन्डिस है जिसको हम ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस बोलते हैं, जो माँ का दूध नहीं पिलाने की वजह से होता है। अच्छा। बाकी दूसरे प्रकार के जॉन्डिस हो सकते हैं। ये वाला जॉन्डिस अगर हम अच्छे से फीड कराएंगे तो वो नहीं होगा। और जो बाकी जॉन्डिस है उसका कारण क्या रहता है मैम? जैसा मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे समय से पूर्व पैदा हो गए, उनमें पीलिया की संभावना ज़्यादा होती है। जिन बच्चों का वजन कम है, या जिन बच्चों के माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में अंतर रहेगा, जैसे कि माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, या माँ O और बच्चा A या B, तो बेसिकली ये माँ और अगर फादर में ब्लड ग्रुप का अंतर है तो माँ और बच्चे में अंतर आ सकता है। ठीक है, उस वजह से ये पीलिया गंभीर हो सकता है। तो मैम इसका इलाज कितने महीने, कितने दिन चलता है? मैम, इसका इलाज दिनों में रहता है। कुछ बच्चों में हमें 12 से 24 घंटे की फोटोथेरेपी मशीन लगानी होती है, कुछ बच्चों में हमें 48 घंटे, या फिर कुछ बच्चों में अगर लेवल 20, जैसे हम प्रीटर्म बच्चों में जो समय से पूर्व हुए हैं उनमें लेवल 18 से 20 मानकर चलते हैं, और जो समय पर बच्चे हुए हैं उनमें लेवल हम 25 मानकर चलते हैं। अगर इससे ज़्यादा पीलिया है तो हमें इन बच्चों के खून बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। वो गंभीर समस्या जब ये बहुत ज़्यादा गंभीरता है। इसमें हम बच्चे की नाल से गंदा खून निकाल कर साफ खून बच्चे के अंदर डालते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैम, इसके अलावा हमने पीलिया का जिक्र किया, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं? आज के समय में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखने को मिल रही है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर? जी मैम। फैटी लीवर मतलब नाम से ही पता चलता है कि लीवर में फैट का डिपोजिशन होना। बिल्कुल। ये एक समस्या आज इतनी गंभीर बनी हुई है, और इसका महत्वपूर्ण कारण आज जो देखने को आ रहा है वो है हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली। जी। आजकल बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, आजकल बच्चे कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं, रेडीमेड जूसेस पी रहे हैं।
रेडीमेड जूसेस उसमें कोई फ्रूट नहीं होता, उसमें केवल आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। उसके अलावा बच्चे बाहर जाके समोसा, कचौरी, मोमोज पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, पैकेज्ड फूड, चिप्स खा रहे हैं बच्चे। दूसरा चीज़, बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते हैं। बच्चे आजकल इंडोर में रह रहे हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों का। तो स्क्रीन टाइम के लिए मैडम मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। कुछ लोग स्क्रीन केवल मोबाइल को समझते हैं, हाँ, बट स्क्रीन, यस मैम, स्क्रीन मतलब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एवरीथिंग इज स्क्रीन। एवरीथिंग जहाँ पर वो एक पिक्चर दिख रही है, कुछ चलता हुआ दिख रहा है, लाइट फ्लैश हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है जी मैम, उसे हम स्क्रीन माने, बिकॉज हमेशा हम देखते हैं कि हम फोन को ही स्क्रीन टाइम मानते हैं। जी मैम, बता रहे थे। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारी भारत में हमारे जो पीडियाट्रिक की एक संस्था है, और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनके हिसाब से बच्चों को दिन भर में केवल और केवल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम ही रिकमेंडेड है। 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देना है। वीकेंड, संडे 2 घंटे दे सकते हैं, बट मंडे टू सैटरडे ओनली 1 घंटा, और 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम। 0 मीन्स 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चा गोद में लेके मोबाइल हाथ में चलाते रहते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग होती रहती है। ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक है। ये स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। ये सब कुछ बच्चे को लेटर लाइफ में दुष्प्रभाव डालने वाला है। कई हमने देखा है कि बच्चा अगर रो रहा है तो माँ उसे अपना फ़ोन दे देती है, या कोई टैबलेट। हम देख रहे हैं कि बच्चों को टैबलेट और दिए जा रहे हैं जो छोटे वाले होते हैं, उस पर वो बच्चे कार्टून या वो देखते हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम जो है, जैसा आपने बताया, वो 1 घंटे होना चाहिए। संडे पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। मैम, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां के बारे में आप बता रहे थे? बच्चों में अगर हम और लीवर की बीमारियों की बात करें तो एक उम्र के हिसाब से होती है। जैसे जो बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है, नवजात है, वहाँ से लेकर 6 महीने तक अलग बीमारियां होती हैं। उनमें कुछ जन्मजात विकृतियां होती हैं। एक बहुत कॉमन विकृति है बिलियरी अट्रेशिया। उसमें बच्चे में लीवर से आंत में एक नली आती है, बाइल डक्ट, पित्त की नली, वो बनी हुई नहीं होती है। ये एक तरह की इमरजेंसी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सफ़ेद पॉटी आना। तो मेरा सभी माँओं से एक विनम्र अनुरोध है कि जन्म के बाद अपने बच्चे की प्रतिदिन पॉटी का कलर जरूर देखें। किसी भी समय अगर आपको लग रहा है कि ये पॉटी का कलर सफ़ेद या मिट्टी जैसा कलर या फिर स्लेटी कलर, क्रीम कलर है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उसके अलावा और विकृतियों में कोलेडोकल सिस्ट है, कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जैसे कि गैलेक्टोसीमिया। इसमें बच्चे को दूध से प्रॉब्लम होती है, बच्चा नॉर्मल तरह का दूध नहीं पी सकता। अगर हम दूध बदलेंगे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एक टायरोसिनीमिया, इसमें बच्चा कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स नहीं खा सकता है। बड़े बच्चों में अगर हम बात करें तो विल्सन एंड ऑटो इम्यून लीवर डिजीज़, ये 2 बीमारियाँ होती हैं। विल्सन एक कॉपर की बीमारी है, इसमें बच्चे का शरीर कॉपर नहीं पचा पाता है। ऑटो इम्यून में हमारी जो बॉडी है खुद हमारे लीवर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना देती है, जिससे हमारा लीवर डैमेज होने लगता है। और उससे भी ज़्यादा कॉमन जो इस समय अभी मौसम आने वाला है अगले 2 महीनों में, वो है वायरल हेपेटाइटिस, वायरस का इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई बच्चों में बहुत कॉमन रहे। अभी अगले जो 2 महीने आने वाले हैं, बरसात के मौसम जो आने वाले हैं, इनमें ये हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस हज़ारों में आने वाले हैं अभी। मैम, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच एक कॉलर जुड़े हैं हमसे। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? निजामुद्दीन नाम है मेरा। हाँ जी, कहाँ से हैं आप सर? बालेश्वर से। जी, अपना सवाल पूछिए मैम के लिए। सर, अपना सवाल पूछिए मैम के लिए। हाँ सर, हमारे पोते के कुछ गड़बड़ है पेशाब में। जी, हमारे पोता है सर। जी, पोते के पेशाब में बिल्कुल रास्ता छोटा है। हाँ, पेशाब में तकलीफ हो रही है। इनके पोते को टॉयलेट में तकलीफ हो रही है, तो क्या करना चाहिए? टॉयलेट की तकलीफ़ अलग अलग प्रकार की हो सकती है कि जैसे टॉयलेट जाने में रोता है, जलन होती है, अटक अटक कर आता है, या फिर बच्चे को पेशाब में खून आता है। किस प्रकार की समस्या है वो समस्या देखकर हम निदान कर सकते हैं। अगर जलन है,
अटक अटक कर आ रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर कुछ बनावटी समस्याएं हो सकती हैं, आपको तुरंत अपने नज़दीकी बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, हम बात कर रहे थे फैटी लीवर के बारे में, बच्चों में जो हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि बीमारी जो है बुज़ुर्गों या युवाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन अब ये बच्चों में भी समस्या होने लग गई है। तो इसका क्या कारण होता है और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली, हमारा बिगड़ता हुआ खान पान। हम लोग घर के देसी खाने को भूल गए हैं और हम बाहर के विदेशी खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, उसके अलावा हम लोग पैकेज जूस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वो हम ज़्यादा पी रहे हैं। हम देसी फ्रूट खाने की जगह हम बाहर का बना हुआ आर्टिफिशियल आम का जूस पीना पसंद कर रहे हैं। दूसरा चीज़, बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, घर में बैठ के वो लोग मोबाइल देखना पसंद करते हैं। घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, चारों अलग अलग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई बाहर जाकर बच्चा बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग कोई एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है। उसके अलावा अगर हम थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो एक है कि स्क्रीन बच्चे को बहुत कम से कम करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को पानी का, बहुत सारे बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, पानी का सेवन हमें अच्छे से करना चाहिए। कुछ बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे रोटी की जगह पराठा खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हम लोग बच्चों को फैट खिला रहे हैं। तो ये सारे कारण अब फैटी लिवर का के लिए रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं। मैम, इस बीच एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैम, मेरा नाम इमरान है। जी, कहाँ से हैं आप सर? जोधपुर से मैम, राजस्थान। जी, अपना सवाल पूछिए मैम के लिए। मेरी लड़की है 1.5 साल की। जी हाँ मैम, जो मेरी भतीजी है 1.5 साल की, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा। खाने में पीने में चिड़चिड़ाती है। जी, उनकी भतीजी है 1.5 साल की, उनका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी बोली, खाने पीने में बहुत चिड़चिड़ाती है। जी। ये एक पिकी ईटर्स हैं, तो ये पिकी ईटर्स की हैबिट जो है 1 साल से 2 साल के बच्चों में मिलती है। इसको हम रोक सकते हैं कैसे? अधिकतर माता पिता 6 महीने पर बच्चों को खाने में बिस्किट देते हैं। या फिर वो लोग खाने में उनको कुछ मीठा खिला देते हैं, कुछ हलवा बनाकर खिला देते हैं। तो इससे बच्चे की जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाती है कि बच्चे को मीठा ही मीठा पसंद आने लगता है। अच्छा, तो वो पिकी ईटर्स हो जाता है कि आप उसकी पसंद का उसको खिलाएंगे तो वो खाएगा, अदरवाइज वो नहीं खाएगा, वो चिड़चिड़ा, और खाना नहीं खाएगा तो बच्चा चिड़चिड़ा होता रहेगा। इस दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इस उम्र में आयरन की कमी होना होता है। तो एक बार अपने बच्चे को नज़दीकी किसी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाकर आयरन की या हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, अगर वो कम है उसका ट्रीटमेंट दें। थर्ड थिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर बच्चा खाएगा नहीं तो उसका वेट प्रॉपर बढ़ेगा नहीं। तो पहले हम न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे। अगर न्यूट्रिशन बच्चे का प्रॉपर जा रहा है, फिर वजन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर हमें लीवर की जांच भी करनी पड़ेगी, फिर हमें आंतों की जांच भी करनी पड़ेगी, फिर हमें किडनी, हार्ट, फिर तो हमें पूरा सिस्टम बॉडी का चेक करना पड़ता है, और जहाँ हमें गड़बड़ लगती है हमें उसकी जांच करवानी होती है। मैम, कोई भी बच्चा अगर 2 या 3 साल का है तो उसकी डाइट किस तरह होनी चाहिए? क्या क्या उसे, जैसे मान लीजिए अगर कोई मीठा भी दे रहे हैं तो मीठे में माता पिता क्या दे सकते हैं? अगर बाहर का थोड़ा बहुत खिला रहे हैं तो क्या खिला सकते हैं? जूस दे सकते हैं? कौन कौन से फ्रूट्स हम उन्हें दे सकते हैं? ये थोड़ा बताइए मैम। 2 से 3 साल तक बच्चों को 6 मील्स कम से कम जाने चाहिए। 3 दिन में 6 मील्स, 3 मेजर मील, 3 माइनर मील। मेजर मील्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 3 साल का बच्चा है तो हमें उसके लिए कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी माताएं खाना बनाती हैं, राइस बनाया, उसको मिक्सर में ग्राइंड किया, एंड देन 3 साल हम चर्चा जारी रखेंगे। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी मैम। जी हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से रामधन मावर बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए सर। डॉक्टर साहब, मेरा पोता है 2 साल 3 महीने का हो चुका है। अभी तक वो बोल नहीं रहा, शब्द नहीं बनते उसके, कुछ मम्मी पापा भी नहीं बोलता, दादा दादी कुछ नहीं बोलता। अब क्या कारण हो सकता है? नहीं बोलने के अगर हम प्रमुख कारणों की बात करें तो इसमें हमें बच्चे के जन्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है।
जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, जिनका वजन कम होता है, जो बच्चों को जन्म पर आईसीयू की आवश्यकता रहती है, या जिन बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, या जो बच्चा रोया नहीं, इन बच्चों को दिमागी विकार बाद में रह सकते हैं। तो ये दिमागी विकार किसी भी तरीके से हमारे सामने आ सकता है। हो सकता है बच्चा चलने में असमर्थ रहे, बोलने में असमर्थ रहे, सुनने में असमर्थ रहे, या देखने में असमर्थ रहे। एक हमें ये जानकारी की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, बहुत बार बच्चा अपने आसपास जब तक कुछ सुनता नहीं है तब तक वो बोल नहीं पाता है। तो बच्चे का हमें हियरिंग असेसमेंट जरूर करना चाहिए। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बच्चा सुनता है हमारा, बट हियरिंग असेसमेंट हर लेवल, हर पिच पे होता है, हर पिच पे होना चाहिए। तो हमें हियरिंग असेसमेंट कराना है। सेकेंड थिंग, हमें देखना है बच्चे का कि बच्चे का सेंसरी इनपुट हम कितना दे रहे हैं। सेंसरी इनपुट का मतलब हम बच्चे से बात कितनी कर रहे हैं। हम बच्चे को अगर केवल स्क्रीन दिखाए जा रहे हैं, बच्चा स्क्रीन देख रहा है, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। इसको हम एक तरीके से वर्चुअल ऑटिज्म, एक नया टर्म है अभी, वो हम इसे बोलते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, जैसे आयरन, B12, जिंक, इन सब की अगर डेफिशिएंसी रहती है तो भी बच्चा नहीं बोल पाता है। तो एक बार आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और एक बार अपने बच्चे को वहाँ पर जांच कराएं। वैसे मैम उम्र कौन सी होती है जब बच्चे बोलने की जब वो शुरू कर देते हैं? या हमने देखा है कि कुछ बच्चे देर से भी बोलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी एज है जब हमें ये देखना चाहिए? देखिए, बोलने की अगर हम बात करें तो 3 मंथ से कूइंग शुरू हो जाती है। आ ओ साउंड बच्चा 3 मंथ से निकाल रहा है। 8 मंथ्स पे बैबलिंग शुरू हो जाती है। बै 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 साउंड बच्चा 8 मंथ्स पे करने लग जाता है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट बर्थडे से पहले बच्चा 3-4 शब्द बोल लेना चाहिए विद मीनिंग। जैसे मम्मा को मम्मा बोल लेना चाहिए, पापा को पापा, बाबा को बाबा, दादा को दादा, ये सब बोल लेना चाहिए। 18 महीने तक बच्चा 8 से 10 शब्द बोल लेना चाहिए। मम्मा, पापा, दादा, बाबा, खाना, पानी। 2 साल का बच्चा सिंपल सेंटेंसेस बोल लेता है। मैं आऊँगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, बाहर चलो, इस प्रकार के सेंटेंस बोल लेता है। 3 साल पे बच्चा नॉर्मली बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकता है, अपना नाम बता सकता है, स्टोरीज सुना सकता है, अपना जेंडर बता सकता है। अब देरी से बोलने के लिए आपने बोला कि कुछ बच्चे देरी से बोलते हैं। इसमें कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि कुछ पारिवारिक फैक्टर्स भी काम करते हैं। अगर हम माता या पिता की बात करें तो किसी के पेरेंट्स में से अगर माता या पिता ने देरी से बोलना शुरू किया है तो वो जेनेटिक इफेक्ट बच्चे पर आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमें सोचना चाहिए कि ये हो सकता है, अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर उस बच्चे के अंदर नहीं इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है। जी मैडम। मैम, हम बात कर रहे थे बच्चों की डाइट के बारे में। अगर कोई बच्चा 2 या 3 साल का है तो आपने बताया कि उनके एक दिन में 6 मील होने चाहिए, जिसमें से 3 जो है 3 मेजर मील होने चाहिए। मैम उसके बारे में बताइए। ठीक है, 3 मेजर मील जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 3 माइनर मील होने चाहिए। अब इसको हम विस्तार से समझें। बच्चे के लिए 3 साल का बच्चा है, कुछ अलग से खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो खाना डेली, हमारा जो फैमिली पॉट है, जो हमारे घर खाना बनता है, चाहे हम लोग वेजिटेरियन हैं, चाहे हम शाकाहारी हैं, चाहे हम मांसाहारी हैं, जिस भी प्रकार का खाना हम घर में खाते हैं, हमें वैसा ही बच्चे को खिलाना है। हमारे घर में अगर चावल नहीं बनता है तो हमें अलग से बच्चे को चावल खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में रोटी सब्जी हमारा मेन खाना है तो हम वही बच्चे को खिलाएं। बिहार में मेन खाना चावल है, वो लोग अपने बच्चों को चावल खिलाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अपने बच्चों को आराम से नॉनवेज खिला सकते हैं। जो 2 से 3 साल का बच्चा है उसको रफली 1500 किलो कैलोरी तक के खाने की आवश्यकता होती है। ये खाना हम किस तरह से दे सकते हैं? हमें हर प्रकार की सब्जी बच्चे को खिलानी चाहिए। हमें बच्चे को होल ग्रेन्स खिलाने चाहिए, फाइन ग्रेन्स नहीं। तो इसको हम कैसे समझे? मैदा एक रिफाइंड फ्लोर है, मतलब एक बहुत बारीक पिसा हुआ आटा है, वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। हमें होल ग्रेन की रोटी खिलानी चाहिए। हम जो घर में आटा काम में ले रहे हैं उसको हम छान कर जो चोकर निकाल देते हैं, वो भी हम एक गलत आदत अपना रहे हैं। उसे हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए क्योंकि वो फाइबर है। यानी आटे को छाने ना जब भी आप रोटी बना रहे हैं। हाँ, उस चोकर को हमें खाने में शामिल करना चाहिए। जूस बच्चों के लिए नहीं बने हैं, जूस से कोई फ़ायदा नहीं होता। जूस से केवल हमारे बॉडी में शुगर जाती है। जूस की जगह आप एक फल खिलाएं। आप बच्चे को 3 मौसमी का जूस पिलाएंगे, वो बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। आप बच्चे को एक मौसमी या एक ऑरेंज खिला देंगे, वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी अगर बच्चा छोटा है तो उसे जूस ना पिलाएं बल्कि कोई फ्रूट खिलाएं। हाँ, अच्छा। अगर बच्चा जूस पसंद करता है तो जूस वो पिलाएं जिनको हम छानते नहीं हैं, जैसे कि आम का जूस हुआ, पपीता हुआ, बनाना हुआ, बट इसमें शुगर बिल्कुल ना के बराबर। शुगर कम,
दूध कम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम यहाँ पे एक और दर्शकों के लिए हाईलाइट करना चाहूँगी। हमारे जो आम फैमिली है भारत की, उसमें ये माना जाता है कि बच्चे को दूध पिलाना बहुत अच्छी बात है। बच्चे को दूध पिला दो, दिन में 5 बार दूध पिला दो, सुबह 1 गिलास, दोपहर को 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, रात को 1 गिलास दूध पिला दो, बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। बट नहीं, दूध से बहुत सारी, दूध में केवल कैल्शियम है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैल्शियम, कुछ प्रोटीन, कुछ फैट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई मिनरल नहीं है, आयरन नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्लस मिल्क से बच्चों को पेट दर्द की समस्या बनती है, मिल्क से बच्चों को कब्ज की समस्या बनती है, प्लस मिल्क से बच्चे का पेट भरेगा तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। तो मैम कितने ग्लास बच्चों को मिल्क देना चाहिए? बच्चों के लिए 2 से 3 साल के बच्चे के लिए एक दिन में 250 ml दूध सफिशिएंट है। बिल्कुल, अच्छा, उससे ज़्यादा हमें पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वरना वो हानि करता है। जी जी मैम। मैम हम फैटी लीवर के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जो हमें देख लेने चाहिए बच्चों में कि ताकि वो समस्या और गंभीर ना हो? सबसे पहले तो अगर बच्चे का वजन पहले ठीक था, अब अचानक से बढ़ने लगा है, बच्चा बहुत आलसी होने लगा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट माँ बाप अपने बच्चों में देख सकते हैं, बच्चों की जो आर्मपिट होती है बच्चे के बगल में और बच्चे के गर्दन में जी। अगर ब्लैक काले काले रंग की धारियाँ हैं तो ये एक संकेतक है कि ये बच्चे को फैटी लीवर हो सकता है। इस बच्चे को जल्दी ही लाइफ में डायबिटीज़ और बीपी की बीमारियां हो सकती हैं। तो वो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर जी बिल्कुल। और मैम हम देख रहे हैं कि बच्चों का कई बार क्या होता है कि पेट फूला हुआ होता है, उन्हें गैस या एसिडिटी जैसी समस्या होती है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें देखने चाहिए? पेट फूलना, बहुत सारे बच्चों में खाना खाने के बाद पेट फूलने की बीमारी सामान्य होती है, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट इसके साथ अगर बच्चे को पेट दर्द है, बच्चे को उल्टी है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि हमें लीवर संबंधित भी देखना होता है। बच्चों को हो सकता है एसिडिटी हो, एसिडिटी में हमें एसिड कम करने की दवाइयों से पहले हमें कुछ खान पान में परिवर्तन करना रहता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं सुबह कुछ नहीं खाते हैं, बिना खाए स्कूल जाते हैं और स्कूल में सीधा 10 बजे वो लोग लंच करते हैं जी। तो ये एक सबसे गलत आदत है, क्योंकि पूरे रात हम खाली पेट रहे, हमारे बॉडी में एसिड बना, हमारे पेट में एसिड बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, पूरे रात बना, सुबह बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बच्चा स्कूल चला गया, 3 घंटे फिर खाली पेट रहा। तो वो एसिड जो, अगर हम इस एसिड को खाने से पतला कर देंगे तो एसिड का असर कम हो जाएगा। बट अगर हमने खाना नहीं खाया, पेट हमारा खाली पेट है, तो वो एसिड हमारे अंदर पेट को जला सकता है, अल्सर कर सकता है, घाव बना सकता है। तो हमें सुबह उठते ही, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। के लिए भी है। जी मैम, हमें उठते ही आधा घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना चाहिए, चाहे हम फ्रूट्स ही क्यों ना लें या छोटा मोटा हल्का खाना भी हम ले रहे हैं तो वो ज़रूर लेना चाहिए। खाली पेट फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो हम बनाना बहुत सारे फ्रूट्स में एसिड होता है, जैसे कि ऑरेंज हुआ, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अपना एप्पल है, एप्पल में एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ये सब फ्रूट खाली पेट नहीं खाने चाहिए। बनाना हम खाली पेट खा सकते हैं। ये तो बड़ों को भी ऐसा करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, बड़ों को भी ऐसा करना चाहिए। चाहे हम 2 बादाम खाएं, चाहे हम एक बिस्किट में प्रेफर नहीं करूंगी बच्चों के लिए कहना, चाहे हम रात की बची हुई ठंडी आधी रोटी खाएं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हमें सुबह उठते ही आधा घंटे के अंदर खाना है। मैम आपने डाइट के बारे में बताया, कौन से ऐसे 2-3 फूड हैं, आइटम हैं जो बच्चों को खिलाने ही चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है केला। केला एक तरीके से कंप्लीट फ्रूट है, केले में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा केले में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होते हैं, फाइबर होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि केला कब्ज कर सकता है, बट ऐसा हर बच्चे में नहीं होता है। केले में फाइबर होता है, वो कब्ज में मददगार रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट हमें अपने बच्चों के खाने में शामिल करने ही चाहिए। काजू हमें एक लिमिट में रखना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को खाने में डेट्स शामिल करने चाहिए, खजूर। हम चाहें तो खजूर को रात को भिगोकर सुबह खिला सकते हैं, या फिर सर्दियों में हम डायरेक्ट भी उनको खिला सकते हैं। तो दर्शकों, हमने जाना कि बच्चों में जो पेट और लीवर से संबंधित समस्याएं हैं वो छोटी दिखती हैं, लेकिन ये गंभीर भी हो सकती है। ज़रूरी है कि हम सही खान पान उन्हें दें और डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।